अब हम देखते हैं कि कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि हम कोशिका के परिवहन को यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं कि पदार्थों की गति कोशिका में किस प्रकार से होती है तथा पदार्थ बाहर से अंदर कैसे जाते हैं तथा अंदर से बाहर किस प्रकार से आते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन। तो उस प्रक्रिया को हम इस प्रकार से यहां समझते हैं। हमें जीवित रहने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है उसको हम सबसे पहले समझते हैं। हम जीवित रहने के लिए रोज भोजन लेते हैं। वह भोजन हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उसका पाचन होता है। उसको हम भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया कहते हैं, अर्थात दोनों के सहयोग से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और उस पाचन के दौरान वह पाचित पदार्थ कोशिका तक जाते हैं तथा वहां से कोशिका के अंदर वह प्रोसेस होता है तथा उससे हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा को हम विभिन्न दैनिक कार्यों को करने के लिए उसका उपयोग हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम इसी प्रकार से हम सांस लेते हैं, जिसको सांस लेने को हम अंतः श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः श्वसन। सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं तथा यह विभिन्न पदों के द्वारा हमारे कोशिका तक पहुंचती है तथा वहां पे इस भोजन के ऑक्सीकरण के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भोजन क्या हो रहा है, विभिन्न पदों के द्वारा कोशिका के अंदर जा रहा है, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए हमें भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वह प्रोटीन हो, चाहे वह वसा हो या खनिज लवण हो। यह हमारे प्रमुख भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि हम विभिन्न प्रकार के पदों से कोशिका के अंदर वह आते हैं। हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, वह भी विभिन्न पदों के द्वारा कोशिका के अंदर आती है तथा कोशिका के अंदर प्रक्रियाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के लिए यह व्यस्त पदार्थ होता है और इसको कोशिका से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है तथा यह कोशिका के बाहर निकलती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया जीवों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसको कि इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए कि भोजन इस कोशिका झिल्ली से अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन भी इस कोशिका झिल्ली से अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस कोशिका झिल्ली से बाहर जा रही है। तो यह क्रिया किसके माध्यम से हो रही है, कोशिका झिल्ली या जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं उसके माध्यम से यह क्रियाएं हो रही है। भोजन अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। यदि यहाँ पे हमसे पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गई, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे निर्मित होती है। ऊर्जा तो हम दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से यह विभिन्न पदों से होते हुए यह शरीर की कोशिका तक यह भोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार से इस कोशिका झिल्ली से इसका आदान प्रदान हो रहा है। यह सब क्रियाएं इस कोशिका झिल्ली के द्वारा हो रही है। अब
तब हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं, या यह कह सकते हैं कि यह हमारे शरीर में परिवहन को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली का क्या काम लिखते हैं यहां पे, यह हमारे शरीर में परिवहन को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। यह कोशिका झिल्ली का प्राथमिक काम भी होता है कि यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो आवागमन होता है या जिसको हम परिवहन कहते हैं उसको यह नियंत्रित करने का काम करती है, क्योंकि इनका जो नियंत्रण हो रहा है वह कोशिका झिल्ली से हो रहा है। यह पदार्थ जो अंदर तथा बाहर जा रहे हैं यह भी कोशिका झिल्ली के द्वारा अंदर तथा बाहर जा रहे हैं। अब यह सब कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन किस प्रकार से अंदर आ रही है, भोजन किस प्रकार से बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से बाहर जा रही है, यह प्रक्रिया को भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर यह क्यों अंदर तथा यह क्यों बाहर जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों जा रही है, भोजन अंदर क्यों आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर क्यों आ रही है, यह क्यों हो रहा है। यह एक बड़ा प्रश्न है कि ये तो ठीक है, भोजन की आवश्यकता है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट पदार्थ है, इसको बाहर निकलना है, लेकिन यह हो कैसे रहा है। तो यह कोशिका के जो सांद्रता होती है उसके अंतर के कारण हो रहा है कि कोशिका का जो बाह्य वातावरण होता है, हर कोशिका के चारों ओर कोई वातावरण होता है जहां पे कोशिका स्थित होती है, उनके आयनिक सांद्रता के अंतर के कारण यह पदार्थ अंदर तथा बाहर जाते हैं। इसको समझने के लिए हमें कुछ प्रायोगिक के कार्यों के द्वारा इसको हमें समझना पड़ेगा कि आखिर यह कैसे हो रहा है। तो इसको हम कुछ प्रायोगिक कार्य के द्वारा इसको हम समझते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यह पदार्थ अंदर तथा बाहर आए, यहाँ पे सांद्रता के अंतर के कारण अंदर तथा बाहर आ रहे हैं। सांद्रता को हम और थोड़े आगे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो अणुओं का कोशिका के अंदर तथा बाहर जो आना जाना हो रहा है वह सांद्रता के अंतर के कारण हो रहा है। यहाँ पे हम एक चीज, यह प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, या इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या इसको हम अवलोकन कर रहे हैं कि भोजन जो है वह भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऊर्जा काम नहीं कर रही है, बल्कि यह आर्द्रता के अंतर के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे भोजन अधिक सांद्रता से, भोजन भी क्या है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है, कम सांद्रता। उसी प्रकार ऑक्सीजन भी, यहां पे हम O2 लिख देते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन भी कम सांद्रता, अधिक से कम की ओर जा रही है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रही है। अर्थात यहां पे जो अणुओं का आवागमन हो रहा है या जिसको हम परिवहन कहते हैं, यह सांद्रता के अंतर के कारण हो रहा है। यहाँ पे यह अणु, भोजन के अणु हो या कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हो या ऑक्सीजन के अणु हो, वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने का काम करते हैं। और यह क्रिया या यह प्रक्रिया तब तक होती है
जब तक कि यह सांद्रता समान रूप से न हो जाए। अर्थात भोजन की सांद्रता अंदर तथा बाहर समान हो जाएगी तो भोजन का अंदर आना बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता एक समान हो जाए तो यह आवागमन जो है सांद्रता यदि समान होगा तो यहाँ पे यह क्रिया रुक जाएगी। अर्थात जब तक सांद्रता का अंतर होगा यह प्रक्रिया चलती रहेगी या उसकी सांद्रता एक समान न हो जाए यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी क्रिया को हम विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। विसरण। अब यहां पे विसरण को हम समझते हैं कि आखिर विसरण क्या होता है, किस प्रकार से यह अणु या ये पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर जा रहे हैं।